प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से है। देखिए, बिहार का चुनाव हो, जो मुख्य मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, वो तमाम बातों पर कह रहे हैं कि आपके खिलाफ भारी नाराजगी है इस वक्त देश में, आपके खिलाफ पूरी जनता अब जाग गई है और आपके लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति आने वाली है। और कई कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के नेता नेपाल के साथ सीधा समानांतर स्थिति भारत की जोड़ रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने पूर्व में कहा था, सभी यहां पे युवा मौजूद है, गूगल करके चेक करिए, कि ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो आज चिंता राहुल गांधी की है कि आज देश के अंदर ये तस्वीर जो है, जो देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत तस्वीर है, ये राहुल गांधी और हर परिवारवादी को चिंता जता रही है। यहां पे देश के अंदर प्रेसिडेंट एसटी समाज से आती हैं, कोई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगेन जो है ओबीसी समाज से आते हैं, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं होता। और ये हमारे देश के लोकतंत्र की शक्ति है कि आज हम जो है ये तस्वीर देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव मैसेज है हर युवा के लिए कि आप भी इस देश के लोकतंत्र के शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं। अब दिक्कत उनको है जिन्होंने परिवार तंत्र चलाया, ना कि लोकतंत्र। इसीलिए इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी, आप सब युवा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी कभी राजनीति में थी? क्या वो हम सब के बीच में है? क्या उन्होंने कभी भी राजनीतिक बयान दिया? तो इस तरीके से जो हमारे बीच में नहीं है उनको गाली बकना और उसके बाद जाकर उन पे आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो करना, ये सब यही दर्शा रहा है कि अगर किसी को भारत के लोकतंत्र से सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी है। कल ही उन्होंने एक वीडियो किया, अंजना जी आपने बिहार की बात करी, 2 वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये इतने जनता विरोधी लोग हैं कि सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि बिहार के लोगों को से बदबू आती है, उनसे बीमारी होती है, और राहुल गांधी उनसे हाथ मिलाते हैं। ये इनकी सोच है भारत के लोकतंत्र के प्रति। राहुल गांधी कल एक ट्वीट देते हैं कि देश के युवाओं को कहते हैं कि आप सभी जो है तैयार हो जाइए, आग तक लगने की बात ये लोग करते हैं। तो जस्ट बिकॉज गांधी वाड्रा परिवार अगर सत्ता में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र मजबूत है क्योंकि संविधान मजबूत है और युवा मजबूत है, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, अब आप मोर्चा संभालिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और इंडियन स्टेट से लड़ने की बात विदेश में कहकर राहुल गांधी जी ने ही भारतीय लोकतंत्र पर हमला किया था। देखिए, मुझे लगता है कि इस भारत देश के अंदर अगर लोकतंत्र की किसी ने नींव डाली, वो कांग्रेस पार्टी ही थी। वो पंडित नेहरू जिन्होंने 13 साल तक जेल में रहते हुए, और बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया, और जिस तरह से आज एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला, पता नहीं वो वैसे तो सब झूठ ही बोलते हैं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला फर्जी डिग्री होल्डर भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र कांग्रेस का ही दिया हुआ है। आज कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, इंडियन स्टेट की बात कही गई थी, इंडियन नेशन की बात नहीं की गई थी, और कांग्रेस के कार्यक्रम में कही गई थी, विदेश में नहीं की गई थी। इंडियन स्टेट से तात्पर्य होता है सरकार और सरकार की संस्थाएं जो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, और वो लड़ा जाता है। और राजनीतिक दल इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, उसमें कहीं पर कोई चीज गलत नहीं बोली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी करके जो लोग सरकार चलाते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में रखकर सरकार चलाते हैं, वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं। बनारस जो प्रधानमंत्री की सीट थी, वहां पर वोट काउंटिंग रोक दी जाती है घंटों तक। जिस तरह से एक एक घर पर 500-500 वोट बनते हैं, जिस तरह से एसआईआर के नाम पर सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगाता है, और फिर ये अपनी माताजी के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है हमारी माताजी तो माताजी लगती हैं इनको, और दूसरों की माताजी जर्सी काऊ लगती हैं। दुर्भाग्य ये है कि एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो ना विदेश नीति जानते हैं, ना अर्थ नीति जानते हैं। आज हालत यह है कि एसआईआर के नाम पर जो हो रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लगाम लगाई। आज आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर, मुख्यमंत्रियों को चुनाव से 6 महीने पहले जेल में डाल दिया जाता है, 1-1 साल 1.5 साल के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल और केवल सरकार और मोदी स्तुति में लगा रहता है।
यही तमाम चीजें अगर आप पैरेलल देखेंगे तो उन देशों में भी हुई जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। और सबक भी अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो मैं उसको केवल ये कहूंगा कि वो अहंकारी है। आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से, किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। एक फॉर्मर यूएसएसआर था, शायद 1990 के दशक में उससे शक्तिशाली देश केवल अमेरिका था, लेकिन उसके भी टुकड़े हुए। यूरोप सबसे मजबूत था, लेकिन वहां पर भी बाल्कनाइजेशन हुआ। अगर हमारे चारों तरफ किस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में उनसे सबक लिया जाता है। ठीक है, छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद से छोटा ये लोग रिस्पांस बात करेंगे संविधान की जो बाबा साहेब अंबेडकर को अपने चरणों में रखते हैं, जिन्होंने 356 लगाकर 50 से ज्यादा राज्य सरकारों को गिराया, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करी जिसमें आप सभी युवा कुछ नहीं बोल सकते थे। ये लोकतंत्र की बात करेंगे। आज अगर इनको लगता है चोरी की बात है तो राहुल गांधी कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। इनको दिक्कत इस बात की है कि इनका सिस्टम भी नहीं है अब, और इनकी सरकार भी अब नहीं है। इनके झांसे में अगर कोई मत आइएगा, क्योंकि ये इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। आतंकवादी पन्नू इनको एंडोर्स करता है, एंटी इंडिया एलॉन अमर इनको एंडोर्स करती है। और ये कोर्ट की बात करते हैं, आज ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं, मैं मद्रास हाईकोर्ट को का जजमेंट बताना चाहता हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला राहुल गांधी के आरोपों के ऊपर कि इनमें कोई एविडेंस नहीं है, ये सब बकवास है, ये सिर्फ इधर उधर की बातें हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट रिसर्च तक नहीं है। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। कोर्ट के खिलाफ ये, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये, इंडियन स्टेट के खिलाफ ये, राष्ट्रपति के खिलाफ ये, जनता के खिलाफ ये। क्यों? क्योंकि बस ये परिवारवादी गद्दी में नहीं बैठे। सबसे बड़ा खतरा ये है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, छोटा सा जवाब। लोकतंत्र के लिए खतरा यह है कि भारतीय लोकतंत्र में नंबर 2 की पोजीशन पे बैठने वाला व्यक्ति, जिसको उपराष्ट्रपति पद कहा जाता है, वो नजर बंद कर दिया जाता है। आज नहीं दिखे आपको? इससे ज्यादा, इससे देखिए, सुनिए, आज देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। कौन सी फोटो है? नजरबंद की फोटो है। अगर क्यों फैला रहे जनता के सामने? अरे भाई सुने ना प्रभु, अगर वो नजरबंद नहीं होते तो फोटो लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे नहीं, तो आपको दिखता नहीं, फोटो लाकर आप ये दिखाना चाहते हैं। तो आज वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर भंडारी, बीच में नहीं बोला हूं, मिस्टर मैं आपके भंडारी, बीच फिर वो में भी नहीं आपके बोला बीच में बोलेंगे, फिर जोर बोलिएगा से मत। चिल्लाने से डिबेट अच्छी नहीं होगी। जल्दी बोलिए। मुद्दों की बात करनी होगी। क्या उन्होंने अपना इस्तीफा जो दिया था वो किसी के सामने आए? उसके बाद से आज तक नहीं आए, जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति आकर शपथ नहीं ले लेता है। 1.25 महीने तक क्या कारण था? कौन सा भ्रष्टाचार किया था उन्होंने? कौन से कारण थे जिसकी वजह से नजरबंद किया गया उनको? कितनी डरपोक सरकार है कि उपराष्ट्रपति को भी आप कैद कर रखना चाहते हैं। वापस आता हूं, वापस आता हूं। देखिए, दुर्भाग्य ये है, ये वाम वाले बस यही करते हैं पीछे से। अरे काहे पिछलग्गू बन रहे हैं आलोक जी के? अरे पिछलग्गू काहे के लिए बन रहे हैं? बोलने दीजिए उनको, पूरा करने दीजिए। 2 लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात। अब नहीं, अब प्रदीप जी, विल गो टू अदर पार्ट। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूकने वाले लोग इसीलिए आज यहाँ पर बात करते हैं। संविधान को कहने वाले के विदेशी हम इसको नहीं मानेंगे, इट मस्ट बी स्क्रैप्ड। ये आरएसएस की विचारधारा से आने वाले लोग पूरी तरह से संविधान पर सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए, देखिए मैं क्या आपके बीच में नहीं मलुक नागर जी, मलुक नागर जी, हो गया आप दोनों का, हो गया। कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए जल्दी। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है, और ये कांग्रेस नहीं कह रही है। आज तक के मंच पर तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने वाले थे, उन्होंने इस फेक न्यूज फैला रहे हैं। आज तक से निवेदन करूंगा, तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एसआईआर का समर्थन किया, ईवीएम का समर्थन किया। कितना झूठ बोलोगे भाई? खोलिए वीडियो। अगर आप ठीक होंगे तो बोलना, इनको कहना बीच में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति पहले दिखाओ वीडियो अगर है तो। कांग्रेसियों का झूठ बोलते रहते हैं। मैं तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने आकर कहा कि वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी अपने बयान को आज तक का कल एक सर्वे, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बीच में मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये बहुत गंदी आदत है इनकी। मैं आपकी ज्यादा चिल्ला सकता हूं, मैं पूरे शो को डिस्टर्ब कर सकता हूं, मैं शांत रहिए। अरे करिए अगर सच्चाई है। मैं करूंगा। आप शो चला के देखिए, आप बोलिए कौन बोलता है? धमकी दे रहे हैं आप बोलिए ना कौन बोलता है? आप बोलिए ना कौन बोलता है? अब आप बोलिए कौन बोलता है? नहीं, आप दिखाइए ना वीडियो। कौन बोलता है? झूठ ना बोले इलेक्शन कमिश्नर। मैं फिर कहूंगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स आए और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हो रहा है गलत हो रहा है, और आज तक के मंच पर कहा। वापस आते हैं, अभी तक राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप या तो 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगिए, नहीं तो एफिडेविट दीजिए। ना तो उन्होंने एफिडेविट दिया, क्योंकि तमाम कानूनों ने कहा कि एफिडेविट की जरूरत नहीं है, ना उन्होंने माफी मांगी। अब इलेक्शन कमिश्नर दुम दबाकर कहां घुसा हुआ है?
हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र को, वालों के खिलाफ मैं फिर कह रहा हूं, अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? चोर को चोरी करने दें, राष्ट्रपति का अपमान, चोरी को चोरी करने दें, अरे भाई चोरी को चोरी करने दें। नहीं, वोट चोरी अनिल मसीह को भूल गए क्या? आज सवाल यह है कि लोकतंत्र को कौन बचा रहा है, कौन संरक्षक है? इसी को लेकर लड़ाई हो गई है नेपाल के बाद। देखिए, जहां तक अंजना जी नेपाल की बात होती है या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग वो बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं और वो इस तरह का माहौल हमारे देश के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इनसे बड़ा देशद्रोही और देश के खिलाफ कोई नहीं है। मतलब वोट चोरी होकर सरकार बनने दें, वो देश बीच में मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर बीच में बोलने नहीं दूंगा। देखिए, अगर इनको देखना है, केवल ये बताइए अगर वोट चोरी होने दें क्या? फिर इनको देखना है, आप बताइए क्या वोट चोरी होने दें क्या? फिर अगर वोट चोरी होने दें क्या सबको? क्या इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करके झूठा प्रधानमंत्री बनवाए उसको अलाउ करेगा? मलूक जी, मेरी कोशिश यही रहती है सबसे बड़ा वोट चोर अगर इलेक्शन लेकिन कमीशन मैं होगा तो भंडारी साहब को इलेक्शन भी नहीं रोक कमीशन पाई को थी। चोरी नहीं आप ही करने लोग देंगे। समझिए, देखिए, लड़िए आपस में, हम लोग चलते हैं बाहर। अगर इनको दुकान की लड़ाई बनाना बनाइए आप लोग। अगर इनको देखना है तो चाइना को देखें, अगर इनको सोचना चाइना से है सबक लेना तो पड़ेगा। 2004 से अब मतलब 2014 में पड़ेगा जाएं, जब हिंदुस्तान को। मनमोहन सिंह कहते आदर्श हो गया थे बीजेपी कि का। वर्ल्ड की गजब है चौथी भाई। अर्थव्यवस्था चाइना से सबक देश लेना को पड़ेगा। बनवाएंगे, तो आज 2025 में चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और देश तरक्की कर रहा है। जिन लोगों में, जिन देशों में घटना हो रही है, उन देशों की इकोनॉमी ठीक नहीं है और आज हम लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं और इनको दर्द इस बात का है जो 2040 तक करना चाहते थे, हमने 2025 में कर दी है, तो इनको दिक्कत ये हो रही है और ये देश मिस्टर मेहता उसके बाद से विवेक तरक्की कर रहा है। बोलिए। सुनिए, मेरी बारी। आपने बोला हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ऊपर वाले के पास मत जाइएगा, बस यहीं रहिए फिलहाल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं साहब, आपकी जरूरत मुल्क को है। बजाओ ताली बच्चों एक बार, ठीक है। अब वॉइस ऑफ डिसेंट की बात है भाई। प्रॉब्लम ये है कि प्रदीप भंडारी जी में ओली की आत्मा आ चुकी है। ये बताओ, है ना? पाकिस्तान में सुनिए देश का पानी जाना चाहिए। माइक ले लूंगी, सबके माइक ले लूंगी, माइक ले लूं सबके माइक लेने पड़ेंगे। कूदे और जब ये कूद रहे थे, मैंने कहा था स्कूल के बच्चे भी आप लोगों से बेहतर बिहेवियर करते हैं। चलिए, देखिए सुनिए, मैं तो आपके सबका माइक डाउन करवाइए। मैं तो आपके प्रति मुझे और प्रेम कोई की तरीका भावना नहीं है रखता इसको हूं। करने मैं तो कह रहा हूं जल्दी ऊपर वाले के पास मत जाइए, जितना नीचे है अच्छा ही रहेगा। लेकिन यहां देखिए, प्रदीप भंडारी हमारे दोस्त, इनके अंदर ओली साहब की भावना आ गई ना। अरे मैंने सबके माइक लिए, ओली साहब की भावना आ गई। ताली बजा रहे हैं आप लोग। सबके माइक यहाँ पे, जिसका नाम लेंगे उसके पास होगा, ताकि सबकी शिकायत दूर हो। पूरा कीजिए। मेरे ख्याल से हमारी सरकार अगर अंजना जी से भी थोड़ी राय डिसिप्लिन के मामले में ले तो देश बेहतर चलेगा, कानून कायदे से चलेगा। लेकिन अंजना जी की सुनती नहीं है सरकार, यह समस्या है कि नहीं? अब देखिए, 2 मिनट के अंदर सबको लाइन में लगा दिया, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सांसद, पत्रकार। हुआ है देश में, समझ गए? नहीं, हम तो इनके लिए टॉपिक है अंजना जी। नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। अब आइए, मेरा सब कहना विषय पर आइए। मेरा कहना है भाई, देखो, वॉइस ऑफ डिसेंट को आप अलाउ करिए। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, वाजपेयी की सरकार आई, कांग्रेस फिर वापस आई, और ये एक अच्छी चीज है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन 2014 के बाद ऐसा प्रतीत होता है, सुनिए, चिपक गए हैं सत्ता के साथ, लगा लिया फेविकॉल कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे फेविकॉल, और कह रहे हैं हटेंगे नहीं, अब हम चिपक चुके हैं, अब हमें मत हटाओ। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाइए, ऑपोजिशन को बोलने दीजिए, हमारी आवाज को दबाइए मत, डिस्कशन को दबाइए मत। अगर कोई समस्याएं हैं उस पर संवाद हो। मिस्टर त्रिपाठी, मलूक नागर जी अलाउ नहीं करते, देखिए।